रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में गुजर बसर करने का सहारा है पेंशन। 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम जब से खत्म हुई तब से ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। 2004 में एंट्री होती है न्यू पेंशन स्कीम की, सरकार इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उससे भी सरकारी कर्मचारी जो है वो खुश नहीं दिखाई देते। और हाल में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार जब लाई तो उससे भी कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं नजर आ रहे सरकारी कर्मचारी। इसी पूरे विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो आंदोलन है एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्ता धर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी यहाँ पर मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विजय जी, बहुत सरकार जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम हाल में लाई तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो जोड़े, लेकिन उससे भी सरकारी कर्मचारी जो है वो संतोष सेटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे। क्यों आपको ओपीएस ही चाहिए और कुछ नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका और आपके चैनल का। और एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज ये बात चर्चा रखी है। जैसा अभी हमने यूपीएस की बात किया, जब 2004 में एनपीएस लाई गई तो उसमें बताया गया कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा करोड़ों रुपए मिलेगा, लेकिन उसको जो परिणाम आना शुरू हुए, अब लोगों के 2000, 2500, 3000 रुपए पेंशन मिल रही तो लोगों को हकीकत पता चली, तो लोगों में गुस्सा आया, असंतोष गया। और उसी को लेकर के हमने करीबन आज से 8 साल पहले इस आंदोलन की शुरुआत हमने नेशनल लेवल पर किया एनएमओपीएस के तहत। और लगातार हम लोग अपनी बात कहते गए, धरना प्रदर्शन, जो भी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है उसके जो तरीके हैं उसी तरीके से अपनी बात कह रहे थे। तो एनपीएस पूरी तरह से फेल हो गया, तो हम लोगों ने लगातार मांग रखी कि ओल्ड पेंशन लागू की जाए, लेकिन सरकार उसको न करके यूपीएस ला दिया। यूपीएस उससे भी बेकार है और सारा पैसा हमारा कंपनियों के हवाले कर दिया जा रहा है। उसमें ना तो सरकार का फायदा हो रहा है और ना कर्मचारी का फायदा हो रहा है, सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है जो हमारा और सरकार का पैसा ले जा रहे हैं। तो कैसे इसीलिए उद्योगपतियों को कैसे इसका फायदा है? क्योंकि सरकार तो कह रही है हमने तो बहुत फीचर्स डाल दिए, जो सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें थी वो भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर ली, सरकार का ये पक्ष है, तो कैसे ये देखिए, सवाल? अगर सरकार की इस बात में दम होता तो 97% केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को नकार दिया। और इसको 2 महीने पहले लाया गया, 2 महीने में इसको आप कर लीजिए, 2 महीने बाद नहीं हुआ तो फिर 2 महीने फिर बढ़ाया गया और 97% नकारा। इसका मतलब कि केंद्रीय कर्मचारियों ने नकार दिया। जब नकार दिया तो एक प्रकार से ये सरकार की नैतिक हार है और हमारी नैतिक जीत है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। कारण क्या है, एनपीएस से भी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि पहले क्या था कि हमारा जब पैसा एनपीएस में जाता था तो 40% सरकार रख लेती थी, कंपनियों के थ्रू लगाती थी, उसे पेंशन देती थी और 60% हार्ड कैश वापस कर देती थी। यूपीएस में एक सिक्योर नाम दे करके कि आपको 10,000 तो मिलेगी। वो पहले भी 9,000 न्यूनतम पेंशन थी, अब 1,000 उन्होंने बढ़ा दिया। उसके नाम पर सारा पैसा उन्होंने रख लिया। जो 60% वापस आता था एनपीएस में वो भी बंद कर दिया उन्होंने। इस बात के लिए सिक्योरिटी की 10% तो न्यूनतम आपका रहेगा। अब एक बहुत सामान्य सी बात है, एक चपरासी भी अगर सरकारी भर्ती में आता है तो उसकी लगभग तनख्वाह 30 से 40,000 होती है। अब अगर उसका 10% पूरी लाइफ कटता है 30 साल 35 साल तो 25-30 लाख खुद ही होता है। अब 25-30 लाख रुपए आपने रख करके और 10,000 रुपए आपने दे दिया तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, इसीलिए लोगों ने नकार दिया। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि एनपीएस और यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को पसंद नहीं है। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपने एक दिया कि एनपीएस से यूपीएस में आप जा सकते हैं और यूपीएस में आप चले गए तो वापस नहीं लौट सकते, ये स्टार्टिंग उनका नियम था। लेकिन आंदोलन के क्रम में जब होता रहा, हटेवा एनएमओपीएस लगातार आंदोलन करता रहा, तो अभी उन्होंने कहा कि यूपीएस से एनपीएस में भी जा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब एनपीएस यूपीएस में जा सकता है, यूपीएस से एनपीएस में आ सकता है, तो एक रास्ता और खोल दीजिए ओपीएस का, जिसको जो पसंद आए ले ले, जिसको किसी को पसंद आता है। उससे तो सरकार पर बोझ पड़ रहा था ना ओपीएस से। नहीं, कोई बोझ नहीं है। सरकार बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल झूठ बोल रही है, कोई बोझ नहीं है। बोझ अगर होती है तो 10% हमारा पैसा, 14% सरकार का पैसा, 24% पर मंथ। 1 करोड़ के आसपास एनपीएस लोग हैं। 1 करोड़ को अगर आप मल्टीप्लाई 10 से भी करें तो महीने का कई अरब रुपए सरकार हमारा और सरकार अपना पैसा उद्योगपतियों दे रही, क्योंकि सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं और मैं बता रहा हूं 95% को शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, 2-4% लोग खेलते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन 95% इस देश की भारतीय रीति रिवाज है उसमें बिल्कुल नहीं जाता है। तो आप उसका जबरदस्ती पैसा कटा के शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। फिर शेयर मार्केट की हकीकत क्या आ गई कि हमें जो ओल्ड पेंशन में लगभग लास्ट वेतन का 50% मिलता था,
कोई 40,000 रिटायर तो 20,000 उसका लगभग माना जाता था। आज हमको 2200 रुपये मिल रहा है। तो अब आप समझिए कि 30 साल 25 साल कोई सेवाएं दिया किसी जगह और लौट के वो जाए 1400 रुपये में गैस सिलेंडर भराने की स्थिति में और बिजली का बिल और हाउस टैक्स देने की स्थिति में नहीं रहेगा। और हमारा एक सम्मान स्वाभिमान की भी लड़ाई है, क्योंकि जिंदगी में हमने कमाया है, अपने बाल परिवार को दिया है, और हम लास्ट में अपनी दवा के लिए अपने बच्चों से, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस समय भारत में बुजुर्गों की स्थिति बहुत खराब है। अगर अपने बच्चे से चश्मा बनवाने के लिए कहता है तो एक हफ्ते वो सोचता है कि कब कहूँ कि मेरे बेटे और बहू का मूड सही है, वो हाँ करेगा कि नहीं करेगा। इस दौर में ये भारत की जो स्थितियाँ हैं आ गई हैं, उस दौर में आदमी कैसे कोई अपनी लोगों से मांगे, और फिर वो मांगे दे ना दे वो तो उसके ऊपर है। तो ये बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। अब बुनियादी तौर पर क्या फर्क है ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में? क्योंकि आपने ये डेटा भी दिया, आपने कहा 97% लोगों ने यूपीएस को नकार दिया है। जी, देखिए एनपीएस और यूपीएस कोई पेंशन स्कीम नहीं है, पेंशन व्यवस्था नहीं, वो सामाजिक सुरक्षा है ही नहीं है। ओल्ड पेंशन सामाजिक सुरक्षा है जिसकी हमारी मांग है, जिसकी हमारी डिमांड है। एनपीएस एक स्कीम है और स्कीम आप समझते हैं आज है कल खत्म कर देंगे, और रोज उसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप खुद सर्टिफाइड नहीं है। जो व्यवस्था 2004 में लागू हुई, आज हम 25 में बैठे हैं लास्ट में, और आज तक उसमें संशोधन चलता रहा। इसका मतलब कि सरकार जो अपना एजेंडा ला रही थी इस पर, वो खुद नहीं क्लियर है कि कहाँ हम लेके जाएंगे। और अगर क्लियर होता तो फिर यूपीएस क्यों आया? जिस बात को 20 साल से आप करें कि एनपीएस बहुत शानदार थी, फिर आपको यूपीएस क्यों लाना पड़ा? इसका मतलब कि गड़बड़ है, आपने स्वीकार किया जो हम लोग बात पिछले काफी समय से कर रहे थे, और आप फिर अभी यूपीएस ला करके, और उसमें से सबसे बड़ी समस्या आ रही है यूपीएस में। पहले पेंशन की व्यवस्था थी कि 20 साल सर्विस में फुल पेंशन का हकदार हो जाता था, आपने इसमें 25 कर दिया, तो आपने माइनस किया ना, प्लस थोड़ा किया। जो पेंशन 20 साल की नौकरी में उसको मिल जाती थी, आपने यूपीएस में 25 साल कर दिया। प्लस जो वारंटी रिटायरमेंट होता है, वीआरएस लेते हैं, मान लीजिए सैनिक बल है, बहुत सारे लोग परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, परिवार बच्चों माँ बाप से दूर रहते हैं, ऐसे ऐसे बीहड़ में जाकर देश की सेवा करते हैं, कभी कभी दुखद स्थितियां आती, कुर्बानी भी देना पड़ जाता है। उन सबको आपने कहा कि अगर आप वीआरएस लेते हैं, वीआरएस अगर लेते हैं तो आपने व्यक्ति 54 साल में वीआरएस ले लिया, तो यूपीएस कहती है कि आपको पेंशन जो ड्यू होगी वो जो 60 साल आप उम्र पूरा करेंगे तब, तो 54 से और 60 में जो गैप आया समय का, क्या वो खाना नहीं खाएगा, अपने बच्चे की फीस नहीं भरेगा क्या, और उसकी जिम्मेदारियां नहीं रहेंगी, बेटों की शादी नहीं होना है, पढ़ाई नहीं कराना है, वो 60 साल तक दिया करे। तो आपने तो एनपीएस से भी गौर के जरिए यूपीएस कर दिया, इसीलिए उन्होंने कर दिया है। ये उसमें डिफरेंस है, ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा है। अच्छा, आप खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, टीचर हैं, अब आप अपना उदाहरण देके या कोई दूसरा उदाहरण देकर बता सकते हैं कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस कैसे अलग अलग हैं? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि अगर हम सरकारी सेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर आज भी कोई चपरासी भर्ती होता है तो सरकारी अस्थाई नौकरी में उसको कम से कम स्टार्टअप 25 से 30,000 शुरू होगा। ये सरकारी सेक्टर की व्यवस्था है, उसको मैं बता रहा हूँ। एक आईएएस अगर इससे आता है तो आईएएस की शुरुआत हो सकता है कि 70,000 80,000 से हो, लेकिन जो पेंशन का निर्धारण होता है वो उसके लास्ट वेतन का होता है। अब लास्ट वेतन मान लीजिए वो 30 साल बाद रिटायर होता है तो उसका वेतन मान लीजिए 40,000 हो गया, तो 40,000 हो गया तो ये श्योर रहता था। ओपीएस में किसी को बताना नहीं है, एनपीएस में तो सरकार ने बता पा रही है, नहीं व्यवस्था बता पा रहा है, ना उसको पता ना हमको पता है। लेकिन ओपीएस में रहता था कि हमारी 40,000 वेतन है तो लगभग 18-19,000 लमसम हमारी पेंशन बनेगी। चलो हम इसी लगभग फिक्स्ड है, हाँ, पता है वो लास्ट वेतन का 50% नियम है, उसका लास्ट वेतन का 50% नियम है, तो उसको पता है कि चलो मैं 18,000 19,000 समथिंग, कम अलग ज्यादा उतना मिलेगा। तो उसमें आदमी अपनी पूरा जीवन का हिसाब किताब बना लेता है कि भाई मुझे ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना। अभी मैं आपको प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी जहाँ से सांसद हैं बनारस से, वहाँ एक चौबे साहब प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, 1,25,000 उनका वेतन, लेकिन एनपीएस में थे, उनका 4,044 रुपए पेंशन बन रही। अब आप कल्पना करें जिस व्यक्ति का 1,25,000 वेतन हो, अगले महीने 4,000 हो जाए, वो कैसे जिएगा, किस तरह जिएगा? तो कैसे आप इसको सामाजिक सुरक्षा कह सकती हैं? इतना बड़ा अंतर एनपीएस और ओपीएस में है। अच्छा, अगर हम राजनीतिक चश्मों से इसे देखना चाहें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, यही 4 राज्य हैं, और भी राज्य हैं जिन्होंने ओपीएस बहाल किया। देखिए, पहली बात तो जब ओपीएस एनपीएस आया तो 3 राज्यों ने, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरला, इन तीनों राज्यों ने एनपीएस को नहीं माना। बाद में त्रिपुरा में लागू हो गया और केरला में। एक ऐसा स्टेट इस देश का है पश्चिम बंगाल जिन्होंने कभी एनपीएस लागू ही नहीं किया, यानी कि कंटिन्यू वहाँ हुआ है। उसके बाद एनएमओपीएस की हमारी लड़ाई से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड
और हिमाचल, 4 राज्यों में फिर से पुरानी पेंशन लागू हो गई। यानी कि आज देश में 5 राज्य ओपीएस दे रहे हैं, बाकी राज्य एनपीएस दे रहे हैं, केंद्र सरकार यूपीएस दे रही है। एक ही देश में कितनी तरह की पेंशन व्यवस्था आप लाएंगे? तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि 5 राज्यों में आज भी पेंशन, और जहां पर लागू हो गया वहां लोगों को मिल रहा। हाँ, रिटायरमेंट क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कम हो रहे हैं, तो अब मान लीजिए किसी राज्य में 100 लोग रिटायर हुए तो 100 लोगों को ओल्ड पेंशन मिल रही है। और हम हिमाचल की बात करें, 1600 रुपये एनपीएस मिलता था। एक व्यक्ति में, हम वहाँ रैली करने गए शिमला में, तो 1600 रुपये उसको पेंशन मिलता था। आज ओपीएस जब लागू हुई तो उसको लगभग 32,000 रुपये पेंशन मिल रही। तो कम से कम अपने परिवार को, ठीक है बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन जीवन यापन उसका हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कुछ वक्त पहले तक तो फिर भी थोड़ा ओपीएस के बारे में जिक्र कर रही थी, बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो उनके एजेंडे से, मैनिफेस्टो से, हर जगह से गायब होता नजर आया? हाँ, कांग्रेस ने खुद राजस्थान में लागू किया, तब गहलोत साहब थे, बघेल साहब झारखंड में, तब उन्होंने लागू किया। हिमाचल में अभी मान लीजिए सुक्खू साहब ने लागू किया, और झारखंड में हेमंत सोरेन साहब ने लागू किया। लागू करने के बाद उनकी अपनी, मुझे नहीं पता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा पार्टी पर, क्या कि आप अगर हिमाचल दे सकते हैं, राजस्थान दे सकते हैं, तो आज भी कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसको देना चाहिए। वो पता नहीं क्यों हाथ पाँच में या कंफ्यूजन, मुझे नहीं पता है। और उसी कंफ्यूजन में जब बजट 24 का चुनाव था लोकसभा में, उसमें इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा, उसका बहुत नुकसान कर रहा। अभी मैं बिहार की लेटेस्ट बात करूँ, महागठबंधन ने ओपीएस को रखा कि अगर हमारी सरकार बनती तो ओल्ड पेंशन लागू करें। सारे विषयों पर भले हारे हों, लेकिन पोस्टल बैलेट में मेरी अपील थी वोट फॉर ओपीएस। पोस्टल बैलेट में आज भी महागठबंधन ने अपना जीत दर्ज की, तो हमारा मुद्दा जीता है वहां। लेकिन अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, हो चुकी है 1-2 साल पहले, ओपीएस को लेकर ही बात हुई थी। हाल में कोई मुलाकात, कोई बात नेता प्रति, क्योंकि बहुत लोगों से वो मिलते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं कई लोगों का, वो आपने मिलने की कोशिश की, बात करने की देखिए, कोशिश? मैंने तो अपने मुद्दे के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ साहब हैं, हमारे लखनऊ से ही वो सांसद हैं, तो हम लोग उनसे भी अपनी बात रखी। उन्होंने आवास पे बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं आपकी वकालत करूंगा सरकार के सामने, और मैं चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन लागू हो। तो हम तो हर व्यक्ति से अपनी, क्योंकि हमारी फरियाद हमारा दर्द है, तो हम तो सबसे अपनी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, तमाम सत्तारूढ़ दल के लोगों, कई आपको मजेदार बात बताऊं आपको, बीजेपी के कई सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये एनपीएस ठीक नहीं है कर्मचारियों के लिए, देश के प्रदेश के लिए नहीं। तो माननीय गडकरी साहब ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के सांसद हैं, उन्होंने लिखा। करीबन 200 से 250 सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा। इवन देन हम जहां बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ साहब जब सांसद थे गोरखपुर 2013 में, इन्होंने भी ओल्ड पेंशन का बहुत खूबसूरत और शानदार पक्ष में हमारे लिखा है कि एनपीएस अच्छी नहीं है, देश में नहीं, कर्मचारी हित में नहीं, अतः पुरानी पेंशन लागू करते हुए एनपीएस का जो पैसा कटा है उसको विथ ब्याज वापस करने की कृपा करें। योगी आदित्यनाथ सांसद गोरखपुर, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लिखा। तो ये जो सांसद लोग लिखे हैं, पार्टी को हो, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता उनके पास पहुंच रही है, अपनी बात दर्द बता रहे हैं। तो और योगी साहब मान लीजिए हमारे 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, चाहे तो उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं। ये राज्य का विषय राज्यों के लिए, केंद्र का विषय केंद्र का है, तो उनको भी लागू करना चाहिए। अब पता नहीं क्यों उनका पत्र उनको याद नहीं आ रहा है। हम लोगों ने कई बार उनको याद भी दिलाया, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको शुभकामनाएं कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाया है। अभी ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, और फिर इसके बाद राज्यों के लिए भी उसी पैटर्न पर सैलरी इंक्रीमेंट और सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग का काम होगा। तो जो वेतन आयोग को लेकर आपकी कोई टिप्पणी है? वेतन आयोग को लेकर के मैं आपको बताऊं, आम जनमानस में, शिक्षकों कर्मचारियों में जो चर्चा है, ये चर्चा इस बात का है कि दिल्ली चुनाव था तो इसकी घोषणा हो गई, बिहार चुनाव हुए तो कैबिनेट ने पास कर दिया, यूपी चुनाव जब होगा तो इसकी रिपोर्ट आएगी, और 29 तक हमको लगता है इसको लागू कर पाएंगे। ये आम शिक्षक कर्मचारियों में चर्चा है। तो हम कहते हैं अगर इस देश में अगर चुनाव ना हो तो शायद ही कोई बात, कोई पक्ष, कोई दर्द, कोई पीड़ा सुनी जाए। तो आसान्वित तो हम लोग बहुत हैं कि केंद्रीय जो वेतन आयोग आए तो वेतन का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर 6ठा वेतन जैसा कुछ होता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर 7वां वेतन जैसा होता है तो फिर वो बस हो जाएगा कि हाँ मिल गया, लेकिन क्या मिलेगा ये कुछ पता नहीं। तो आप थोड़ा एलिब्रेट करेंगे 6 पे कमीशन में क्या मिला जो 7th में नहीं था? देखिए, जो फिटमेंट फैक्टर होता है जिसके आधार पर निर्धारित होता है पूरा वेतन आयोग,
एक कर्मचारियों के अंदर एक चर्चा है, अगर वो 3 के आसपास रहता है तो हमारा कुछ न कुछ भला हो जाएगा। अदरवाइज अगर उससे नीचे आता फिटमेंट सेक्टर तो फिर निश्चित रूप से बस ये है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ मिल गया, इतने मतलब होगा। छठा वेतन आयोग में जिन लोगों के स्ट्रक्चर चाहे नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम की बात मैं कर रहा हूँ, सबके वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हुई थी। 7वें में बड़ी उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन शायद विज्ञापन ज़्यादा हुआ, मिला कम। तो इस बात की आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा न हो 7वें की तरफ विज्ञापन ज़्यादा हो जाए और लाभ कम मिले। और वर्तमान में जो चल रहा है विज्ञापन का दौर चलता है, बेहतर तरीके से लोग उसको बताते हैं। तो आप कर्मचारी संगठनों के बीच में या जो भी लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, आपके बीच में क्या चर्चा है कि कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है? देखिए, अगर संभावित कर्मचारियों के पक्ष से है तो ये उम्मीद बांधी जा रही है कि 3 तो रहना ही चाहिए, ये उम्मीद बांधी जा रही। लेकिन अब सरकार क्या करती है, अभी उसमें देखिए कितनी लेटलतीफी हो रही है। इस बात को लेकर थोड़ा सा लोगों में आक्रोश भी है कि अब तक, क्योंकि हमें नहीं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो जानकार हैं इस विषय के, वो कहते हैं कि किसी वेतन आयोग बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल, मतलब वो टाइम लगता ही लगता है। वो एक सिस्टम है, उसको डेवलप करने में पूरा 1 से 1.5 साल। और आज हम 26 नवंबर बैठे हैं और नियम से 1 जनवरी 26 से लागू होना चाहिए। अभी कमेटियां बन रही हैं, फिर उसकी रिपोर्ट कब आएगी, फिर स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। तो अब वो कब तक हो पाएगा, ये थोड़ा सा कर्मचारी मतलब इसको लेकर थोड़ा दुखी है। और इस बात के लिए और थोड़ा दुखी है कि जब माननीय लोग अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होता है, मेज थपथपाए और हम लोगों को देना है तो नहीं, तो खैर वो तो एक अलग व्यवस्था है, वो एक अलग विवाद हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार ने प्रॉमिस कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिल जाएगा, तो फिर इसमें शक क्या है? चलिए 1-1.5 साल की देरी होगी, लेकिन एरियर के साथ तो पेमेंट मिलेगा ना, जब मिलेगा एक मुश्त मिलेगा, मोटा अमाउंट मिलेगा। अब कोरोना काल का 18 महीने का जो है हम लोगों का आज तक मिला नहीं, और उस समय कहा गया था कि जब भी स्थितियाँ बेहतर होंगी तो हम दे देंगे। 18 महीने का आज भी, चाहे सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का कर्मचारी हो, आज भी वो इंतजार में है। अभी कोरोना बीते कितना समय हो गया है, अभी तक नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा तो आशान्वित नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ। एक चर्चा ये भी चल रही है, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि जो 69 लाख पेंशनर्स हैं उनके लिए ये पे कमीशन कुछ काम नहीं करेगा, जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही काम करेगा। और जो शिव गोपाल जी हमारे साथ पिछले हफ्ते आए थे, तो उन्होंने भी TOR को लेकर काफ़ी अपनी आपत्तियां जताई थी। तो आपका कोई असेसमेंट है इस पर? जी बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अपनी सेवाएं दिए हैं देश को और अपने इस विभाग को दिए हैं, उनको आप उस वेतन आयोग से बाहर कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था से, उनकी सुविधाओं से बाहर कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लास्ट में मैं बता दूं, जो रिटायर हो गए हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ उसी पेंशन का सहारा है। आज के दौर में बेटा बेटी कितना कर पा रहा है, अब हम सब उसी दौर से आते हैं। या मैं तो दूसरी बात नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमको भी माँ बाप ने पाला होगा, मेरा लाल है, मेरा पीला है और बड़े सपने पूरा करेगा, लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं, मैं खुद महसूस करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम दूसरों से अपेक्षा, जो बुजुर्ग हमारा है वो अपने बच्चों से, कितना महंगाई का जो दौर चल रहा है, तो वही पेंशन एक सहारा होता है। उसके भरोसे वो अपनी दवा है, बीमारी है, इलाज है, जो भी है, या सामाजिक गतिविधियाँ उसकी को पूरा कर लेता है। अगर उसके सेक्टर से हटा करके जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, वो बहुत दुखद होगा। और फिर क्या होगा, उनका वेतन स्थिर हो जाएगा। फिर वो जो बीच बीच में अपना लाभ मिलता रहता है और महंगाई के रेशियो में पहुंच जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर और 8th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी अगर 18,000 है और मिनिमम पेंशन 9,000 है, ठीक है, तो आपके हिसाब से इस समय जो देश में महंगाई का जो स्तर है और वेतन आयोग भी इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही अपनी सिफारिशें देता है, तो आपके हिसाब से मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए? और सरकार के साथ जो बातचीत हुई है, आप लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन है कि भाई सैलरी की तो बात ज़्यादा होती है, लेकिन पेंशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम? मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी, मैं अपनी सेक्टर में, महंगाई के रेशियो से कोई भी चीज़ तय की जानी चाहिए। अगर महंगाई हमारे कंट्रोल में, तो हमें नहीं, ये सरकार कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है तो निश्चित रूप से चाहे सैलरी हो और चाहे पेंशन हो, उसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तभी वो अपने को कवर कर पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ सेक्टर में बैठा हूँ, अगर महंगाई आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ भी वेतन की उम्मीद आदमी करेगा, निश्चित रूप से करना भी चाहिए, हम जिस संस्थान में काम करें। तो महंगाई के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें आगे आती हैं तो बेहतर है, अगर नहीं हो तो फिर वो धीरे धीरे फिर आदमी अपनी जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो डबाडोल होती जाती है। और बीमारियों का आप देख ही रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि आज तक जितने भी लोग हैं
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकार, क्योंकि बीमारी तो किसी के सेक्टर से नहीं मतलब है ना, बीमारी किसी को आ सकती है। बहुत सारा भाग आदमी के वेतन या पेंशन का बीमारियों पर खर्चा हो रहा है और एक अनुपात के अनुसार निकल रहा है, लगभग 25 से 30% चला जा रहा है। और बुढ़ापे में और ज़्यादा बीमारियां, शरीर शिथिल होती है, तमाम सारी दिक्कतें आती है, तो उसमें ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए, दोनों को, वेतन और पेंशन दोनों को, महंगाई के गार्डिंग चलाना चाहिए। तो सीजीएचएस की फैसिलिटी तो सरकार दे ही रही है ना? कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उसमें टीचर से केंद्र सरकार के लिए है। हाँ, केंद्र सरकार के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। तो जहाँ है वहाँ तो ठीक है, एक कम से कम सहारा है। और हम तो कहते हैं सबके लिए होना चाहिए। चिकित्सा ऐसी व्यवस्था है जो सबको देना चाहिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नीड है वो। आप थोड़ा बता सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो सैलरीज और जो पे स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और केंद्र सरकार से कितना डिफर करता है? अभी तो मैं अगर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की बात करूं, कि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, तो मैं बात करूं कि पहले तो केंद्र का और प्रदेश का डिफर रहता था, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, ट्रेड यूनियन के आंदोलन चले, डिमांड हुई, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा केंद्र के अकॉर्डिंग जो केंद्र में होता है, कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको स्वीकार करती है। महीना, 2 महीना, 4 महीना अलग लग जाता है, लेकिन वो लगभग उसी के इक्वल चलता है और ये हम सब के लिए अच्छी बात है। अच्छा, आप अभी निधि साहब की बातचीत हो रही थी ओपीएस को लेकर, तो सरकार ने जब यूपीएस का रास्ता खोल दिया, और ये रास्ता इसलिए खोला कि एनपीएस को लेकर इतनी नाराज़गी थी और 20 साल से लगातार विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी सरकार ने 3 डेडलाइन अभी तक बढ़ा दी, लेकिन जो स्विच करने वाले लोग हैं करीब 27-28 लाख में, उसमें से सिर्फ 1 लाख ही स्विच करके उधर गए। तो जब फिक्स पेंशन यूपीएस में सरकार ऑफर कर रही है, तो अब क्या दिक्कत है और क्यों अब लोग एनपीएस में ही बने रहने के लिए तैयार हैं? देखिए, सरकार बड़ी चालाकी से ओपीएस को पर्दे के पीछे करना चाहती है और एनपीएस और यूपीएस में चर्चा कराना चाहती है कि ये अच्छी है कि वो अच्छी है। सरकारी कर्मचारी अपना हित समझता है, वो कहता है ओपीएस अच्छी है और ओपीएस के लिए डिमांड है। अभी मेरा प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, हमने रामलीला मांगा था, लेकिन रामलीला नहीं दिया गया और बताया गया कि 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक वहाँ गुरु तेग बहादुर जयंती, 350वीं जयंती का भजन वगैरह होगा। तो अभी फिलहाल वो शुरू नहीं हो पाया, डेडलाइन भी पूरी हो गई, तो हमें रामलीला वंचित कर दिया गया। फिर हम लोगों ने जंतर मंतर कोशिश किया, जंतर मंतर भी किया गया और अभी कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि कार्यक्रम तो सफल रहा, लेकिन कार्यक्रम के बाद हमारी राष्ट्रीय सचिव के नाम हमारे रेलवे के साथ एक साथ कल एफआईआर हुई है कि आपने प्रोटेस्ट किया, इतनी संख्या ज़्यादा लाया, कानून व्यवस्था के, तो एफआईआर की गई। उसके पहले भी, रैली के पहले उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तमाम जिलाध्यक्षों को हाउस अरेस्ट किया गया। मैं बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूँ। एक टीचर जिस मोहल्ले में रहता है ना, उसकी एक मर्यादा, एक गरिमा होती है, और अगर टीचर के घर जब पुलिस पहुंचती है तो एक सामान्य सी चर्चा होती है, यार अध्यापक होकर क्या कर दिया कि पुलिस जा रही, और किसी के यहाँ पुलिस जाए तो हो सकता है उसके लिए गर्व की बात हो, लेकिन टीचर के यहाँ अगर पुलिस जाती है तो एक सामाजिक रूप से उसका मतलब एक सशंका का विषय। और कम से कम हमारा आपको बता दें, मिर्जापुर, हमारे बुलंदशहर और 3-4 जिलों आगरा हाउस अरेस्ट किया गया, ब्लॉक अध्यक्षों को हाउस अरेस्ट किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोकतंत्र में हैं, आज संविधान दिवस है, संविधान हमें कहता है अपनी बात कहने का हक है। आप मानो न मानो ठीक है, मैं ओपीएस मांग रहा हूँ, सरकार की हो सकता है अपनी कोई पॉलिसी हो, कोई दिक्कत हो, अलग बात है, लेकिन हमारी बात तो सुनो आप। और जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रशासन ने मतलब दिखाया, मतलब दुर्भाग्य, और ये पूर्व संध्या पर, मतलब संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर, और संविधान मौलिक अधिकार हमको देता है कि हम अपनी बात कह सकें, हम अपनी बात पहुंचा सकें। सरकार की जिम्मेदारी उसको सुने, माने न माने मैं उसको नहीं कहता, उसकी मर्जी है, लेकिन सुन सकती है, ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। उसको भी बहुत कल मतलब कहना नहीं चाहता, मैं खुद पढ़ाता हूँ उसी सब्जेक्ट को बच्चों को। हम बताते हैं बच्चा मौलिक अधिकार है, तुम कहीं भारत के किसी कोने में जा सकते हो, बोल सकते हो, शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये हम बच्चों को बता रहे हैं। और हमारे साथ हो रहा है कि नहीं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप ऐसा करेंगे नहीं, लाइन लगा करके आप ऐसे चलेंगे नहीं, सड़क पे ज़्यादा हो गए, 10 से 20 हो गए, ऐसा ठीक नहीं है। अरे अंग्रेजों के ज़माने में भी तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने धरने, प्रदर्शन, मीटिंगें की होंगी, तो हम आज़ाद हुए हैं। गुलाम में भी हमें मौका था। नहीं, लेकिन मेरा मूल प्रश्न यह है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपीएस में भी फिक्स पेंशन होती थी, जो एनपीएस आने के बाद वो ख़त्म हो गई। अब सरकार ने जो 1 अप्रैल से जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की, उसमें भी वो कह रहे हैं कि फिक्स पेंशन देंगे और वो करीब आपकी जो लास्ट विड्रॉइंग बेसिक सैलरी है उसका 50% होगा। तो अब यूपीएस आ चुका है, तो फिर क्या आपत्ति है? एक बेसिक डिफरेंस आप समझाइए, यूपीएस की मांग क्यों लगातार की जा रही है? देखिए, पहली बात तो एक चीज समझना पड़ेगा, उसमें ये नहीं था, ओपीएस में फिक्स नहीं था,
महीने का फिक्स है, उसमें लास्ट वेतन का 50% था। किसी की 40,000 होगी तो 20,000, किसी का 80,000 तो उसका 40,000, वो लास्ट वेतन का फिक्स था। यहाँ पर 10,000 फिक्स किया गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, समझिए कि आपको अगर कुछ नहीं होगा तो हम इतना तो देंगे ही। उसके बदले में क्या सरकार हमसे ले रही है? हमारे पूरे लाइफ का 10% जो पैसा हमारा काटा जा रहा है एनपीएस यूपीएस के नाम पर वो, और प्लस 14% जो सरकार मेरे नाम पर लेकर के उद्योगपतियों को दे रही, वो 24% पैसा वो सरकार रख ले रही है। इसीलिए यूपीएस को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अब तो आंकड़े आ गए, 97% अगर नकार दिया है, तो ऐसा तो नहीं कि सारे, एक दो हो सकते हैं नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या केंद्रीय कर्मचारियों की, सारे के सारे लोग नहीं समझ पाए, ऐसा तो संभव नहीं है। 97% एक बड़ी डिजिट है, और सरकार की ये नैतिक रूप से हार है। सरकार को इस बात समझना चाहिए कि क्यों नहीं ले रहा है। और आप विज्ञापन रोज कर रहे हैं, प्रचार रोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और अगर एक तर्क आपने दिया कि उसमें भी 50% है, तो हम कहते हैं आप यूपीएस में 50% क्यों दे रहे हैं? तो ओपीएस में 50% वही दे दीजिए ना, हमें कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली दे दीजिए। क्यों आप अनावश्यक हमको ज्यादा देना चाहते हैं? नहीं तो देश तो आगे बढ़ रहा है। अगर सरकार कुछ नए सिरे से अगर सोच रही है, ओपीएस को लेकर लोकसभा चुनाव में भी और पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा मसला रहा जिसको राहुल गांधी ने उठाया, और जहां जहां कांग्रेस की या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनी वहां ओपीएस लागू हुआ, लेकिन क्या वहां भी ओपीएस चल पाया? क्योंकि हमने ये सुना है कि पीएफआरडीए ने मना कर दिया कि जिनका एनपीएस कंट्रीब्यूशन कट चुका है वो पैसे हम वापस नहीं करेंगे। तो जो सरकारों में ओपीएस लागू हुआ तो उन लोगों के भी तो पैसे फंस गए ना, क्योंकि ये तो 20 साल पुरानी बातचीत हो गई। जी, पहली बात तो आपने कहा कि देश बढ़ रहा है और कहीं न कहीं आर्थिक महाशक्ति भी हम बन रहे हैं, सरकार का दावा है। और अगर देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो जब देश आर्थिक महाशक्ति नहीं था तो वो ओपीएस था, आर्थिक महाशक्ति तो एनपीएस आ गया। तो आर्थिक महाशक्ति में तो हम भी तो उसी भाग हैं, हम भी तो टैक्स दे रहे हैं इस देश को। तो अगर धनखड़ साहब 3 पेंशन ले सकते हैं इस देश में हमारे टैक्स से, आपके टैक्स से, तो एक पेंशन हमें क्यों नहीं दिया जाता? आर्थिक महाशक्ति बन रही, ये तो इसका मतलब और अच्छी बात है, हमें तो और स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जिन राज्यों में हुआ पेंशन देना और एनएसडीएल का जो पैसा कटा हुआ उसको वापस करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओपीएस जिन राज्यों में लागू हो गई वहां लागू हो गई, मिल रही पेंशन। पैसा जो एनपीएस के तहत कटा था उसको केंद्र सरकार मना कर रही है, जो वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि हमारा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारा आपका जो समझौता हुआ था, ये हुआ कि एनपीएस चलेगा तो ये व्यवस्था रहेगी, ओपीएस चलेगी तो। जब उस सरकार ने ओपीएस व्यवस्था लागू कर दी तो एनपीएस की व्यवस्था बात खत्म हो गई। और कोई ऐसा तो नहीं हवा में कर दिया, संविधान में, विधानसभा में पास हुआ, कैबिनेट पास किया, विधानसभा में प्रस्ताव आया, सारी प्रक्रिया के बाद हुआ ना। और उसके बाद आपने लगभग हिमाचल की 12,000 लगभग करोड़ का एनपीएस का पैसा रखा हुआ है, ऐसे हर राज्यों में। तो एनपीएस का पैसा वापस होना अलग चीज है, ओपीएस वहां लागू होना एक दूसरी विषय है। और अगर एक तर्क है कि हम नहीं वापस करेंगे, तो मैं आपको बता दूं 2004 के पहले जिनका विज्ञापन था, रेलवे केंद्रीय कर्मचारियों में बात कर रहा हूं, जिनका विज्ञापन के 2004 के पहले विज्ञापन था, सरकार ने, वो लोग कोर्ट गए कि सर आपने 2004 से लागू किया ना, मेरा विज्ञापन तो पहले का, नियम कानून तो ये थे, तो आप हमें क्यों नहीं ओपीएस दे रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट के मानने पर। फिर जब आपने सुप्रीम कोर्ट माना तो उनका पैसा वापस कर दिया आपने, वही एनएसडीएल ने, वही पीएफआरडीए बिल के नियम से। तो आपने उनका पैसा अगर वापस कर सकते हैं तो दूसरे का भी वापस कर सकते हैं। नियम तो एक ही होगा ना, कि उनके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा। केंद्र में रेलवे के तमाम सारे कर्मचारी जो एनपीएस में थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो ओपीएस में आए, उनका पैसा वापस हुआ है। तो अगर राज्य कह रहा है कि हमारा पैसा वापस करिए, हम अपना भाग देना चाहते हैं अपना, तो आप दीजिए। ये ओपीएस के रुकावट डालने के लिए एनपीएस का पैसा वापस नहीं हो रहा। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है, आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपका भी एनपीएस कट रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो एक, अगर ये कल को दिन आपके पास भी ये प्रपोजल आता है कि आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर लीजिए, छोड़ दीजिए ओपीएस वाली बात, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे बताऊं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और ओपीएस की लड़ाई लड़ूंगा। मैं यूपीएस में कतई नहीं जाना पसंद करूंगा। लड़कर ओपीएस लेना जैसे 4 राज्य में हो, उसे राज्य में हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ओपीएस सामाजिक सुरक्षा और हम जैसे छोटे से कर्मचारी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। और लोगों के लिए हो सकता है ना हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास नौकरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ओपीएस के अलावा बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। तो हम तो एट लास्ट ओपीएस मतलब ओपीएस। तो एनपीएस में एक चार्म तो शायद ये भी है ना कि मार्केट में पैसा लग रहा है, वो पैसे फंड्स में लग रहे हैं, तो शेयर मार्केट की गति के हिसाब से वो पैसे हो सकता है घट जाएं और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएं।
तो ये भी एक कारण है कि लोग अब फिक्स्ड इनकम की तरफ जाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये बात से मैं तब सहमत होता जब ये बात परिणाम न दे होती। अब तो एनपीएस के रोज रिटायर हो रहे हैं लोग, हर साल कोई न कोई रिटायर हो रहा है, उसके परिणाम आ रहे हैं, इतना बढ़िया पैसा बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट में इतना पैसा आ जाएगा, तो उसका परिणाम आना चाहिए ना। 1000 उदाहरण मेरे पास है, जो 40% जो एनपीएस का पैसा रखा है उसका जो ब्याज है वो आ रहा है, उसमें एनपीएस में कोई पेंशन नहीं है, वो जो पैसा रखा हुआ 40% उसका ब्याज मिल रहा है, और ब्याज 2000, 3000, 4000, 5000 जिसका जैसे अमाउंट है। तो अब तो यही नहीं कहना है कि इतना मिल सकता है, अब तो उदाहरण है, हर साल लोग रिटायर हो रहे हैं, हजारों लोग उदाहरण हो रहे हैं, इससे ज्यादा किसी को मिल नहीं रहा। मैंने अभी उदाहरण आपको बताया, बनारस की बात मैंने कहा, 24 साल रिटायर हुए, 1,25,000 वेतन एनपीएस में, 4044 रुपए उनकी पेंशन। क्या कहेंगे इसको, पेंशन कहेंगे? वो तो जो उनका पैसा 40% था उसका भाग का ब्याज मिल रहा है, जो सरकारी ब्याज मान लीजिए होता है, बैंकों का ब्याज होता है, मिल रहा है, पेंशन कहाँ मिल रही है? अच्छा, तीसरा एक सवाल, जो नया लेबर कोड लागू किया गया है उस पर आपकी कोई ओपिनियन है? बिल्कुल ओपिनियन है। उसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी संघर्षों के बाद 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स थी, चाहे वो सरकारी हो कोई सेक्टर हो, 8 घंटे की ड्यूटी का आवर था, अब उसको 12 घंटे कर दिया गया, और बताया जा रहा है कि श्रमिकों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। 8 घंटे यूं ही नहीं आया, उसका एक स्ट्रक्चर बना होगा, लंबा संघर्ष हुआ तब 8 घंटे, आपने उसको 12 घंटे कर दिया। तो श्रम कानून बताया कुछ जा रहा है, और श्रमिकों का नुकसान है, उसमें श्रमिकों का अधिकारों का हक मारा जा रहा है। हाँ, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनियों को अब जैसे ड्यूरेशन है 8 घंटे की ड्यूरेशन, आप 12 घंटे के, तो इसमें श्रमिक का फायदा है या मालिक का फायदा है? मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, मैं भी एक सवाल कर रहा हूँ, 8 घंटे में कर्मचारी का फायदा है या 12 घंटे में है? और उस 12 घंटे का मान लीजिए आप कहीं आप काम करते हैं, तो हो सकता है जो आप ओवर करते हो उसका ओवर टाइम मिलता होगा, किसी भी और प्राइवेट सेक्टर की बात करो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो श्रमिक का शोषण है ना। ये तो 8 घंटे की ड्यूटी आप 12 घंटे ले रहे हैं, वेतन आप वही देंगे, तो ये तो शोषण होगा ना। लेकिन इसका तो स्वागत होना चाहिए ना, कि जहां बिना लिखा पढ़ी और ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर के अगर कोई कंपनी हायरिंग कर रही है, उसके लिए अगर मैंडेटरी कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर देना ज़रूरी होगा, तो ऐसे फैसलों का, ऐसे आदेश का क्यों नहीं स्वागत किया जाना चाहिए? मतलब अभी मौखिक शोषण होता था, अब लिखित रूप से शोषण करने का तरीका लेटर हो गया है। नहीं, जब लिखित होगा तो फिर सरकार है, कोर्ट है, सरकार मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी तो मौखिक शोषण होता था, अब आप कह रहे हो कि लिखित शोषण 12 घंटे है। ये कौन सी उपलब्धि है? विजय जी, 25 नवंबर को आपने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लेकिन आपने ये भी बताया कि कैसे आप ही के साथियों को हाउस अरेस्ट किया गया, ऐसा आपका दावा है, और तमाम बातें आपने बताई। आपको लगता है बहुत ज़्यादा चर्चा होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन की, लेकिन अब जब ऐसे प्रदर्शनों की बारी आती है तो कोशिश की जाती है कि किसी तरह बात जो है वो सत्ता के कानों तक पूरी तरह ना पहुंच पाए। जी बिल्कुल सही है। और 25 तारीख को तो हम लोगों ने, मैं कह रहा, मैं स्वयं टीचर हूँ, उसी सब्जेक्ट का हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और जिस तरह से हमारे साथियों को रोका गया, रात 1 बजे जिला अध्यक्ष के घर जा करके पुलिस उससे करे आप घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना, रात के 1 बजे। ये कोई मानवीय व्यवस्था है? ये कोई, अरे भाई टीचर है वो, कोई दूसरे वर्ग तो नहीं है ना। आप उसको कह सकते थे कि भाई साहब आप रहिएगा, रात 1 बजे आप खड़खड़ा करें कि आपको नहीं जाना, रैली में नहीं जाना है। हमारी जो बसें बुक थी जिलों में, उन बसों के मालिकों को कहा गया कि अगर आपकी बस जाती है तो आपका लाइसेंस, आपका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी रिपोर्टें लगातार कई जिलों से आई। हमने प्रशासन से भी जब बात किया तो हमने कहा कि कम से कम जो वैधानिक तरीका है वो आने दीजिए। अगर कोई, मैं अनुशासन और शांति की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर कहीं कोई दिक्कत आई, और इसके पहले भी आपने देखा 1 अक्टूबर 23 की रैली भारत ने पूरी दुनिया के सब रैली में नहीं किया, एक भी कहीं खरोच आई हो, एक भी, और कई लाख लोग उसमें थे। इसमें तो हमने अपने आप बहुत लोगों को सीमित कर दिया था कि क्योंकि जंतर मंतर की मैं जानता था कितना है, तो हमने खुद ही रोक दिया लोगों को, बहुत ज्यादा नहीं आई, इजी गोइंग आई है, और क्योंकि जगह पर कम है तो हमने खुद ही उसके बाद भी आप पजिल्ड कर रहे हैं, लोगों को टार्चर कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, बस वालों को धमका रहे हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं हो सकता। और वहीं पर जब किसी भी राजनीतिक दल की रैली हो तो उसमें अधिकतम आइए, तब कोई कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। 5 आओ तो 10 आ जाओ तो और खुशी, बार रिकॉर्ड स्थापित हो गया। और एक श्रमिक वर्ग अपनी बात कहेगा, वहाँ क्या कहता है? यही कहता है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार हमारी पुरानी पेंशन उसको दीजिए, इतनी बात कहे को चला जाता घर। उसके लिए आप इतना जगह कई बसें तो रास्ते में आपकी बॉर्डर पे, यूपी नोएडा के जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर बसें रोक दी गई, और लोगों को मजबूर किया गया कि आप दिल्ली बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, चूंकि अब संसद का सत्र जो है वो भी शुरू है, उम्मीद है आपको सांसदों से, विपक्ष के नेता हो, राहुल गांधी हो, उनसे उम्मीद है कि संसद में भी इस मामले को उठाया जाए?
मैं तो विपक्ष क्या सत्ता, मैं तो कहता हूँ कि सत्ता विपक्ष हमारे लिए तो दोनों है। हम तो दोनों से निवेदन करेंगे, उनसे कहेंगे लागू करें, इनसे कहेंगे हमारी बात रखें। अभी मैं आज ही आपके पास आने पहले हम लोग टाइम मांगे थे वित्त मंत्री सीतारमण जी का, और हम लोगों को ऑफिस गए थे, आपको शायद जानकारी भी दिया गया था। वहाँ गए तो सब विभाग से वो निकल गई थी, तो मुलाकात नहीं हुई। उनके पीए साहब मिले और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया, मैडम से हम लोग मुलाकात 1 दिन 2 दिन ठीक है, हम जानते हैं व्यस्तता रहती है, बड़े पदों पे हैं, तो उनसे हम लोग आज भी रिक्वेस्ट करके आए कि सर एक बार हम लोग मैडम से साथ बैठा दीजिए, हम लोग अपनी बात कह देते हैं, वो अपनी बात कह दें, कहाँ से रास्ता बनेगा, कैसे रास्ता बनेगा, कैसे संवाद से आगे चीजें, पर हम तो उसके पक्ष में हैं। तो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, हम दोनों से अपनी अपील करेंगे। हाँ, विपक्ष में है वो हमारी बात उठा सकता है, सत्ता हमारी बात लागू कर सकता है, तो हम दोनों से अपनी अपील कर रहे हैं लगातार करो। संसद में भी निश्चित रूप से तमाम सांसद हैं जो हमारे मुद्दे को उठाते रहे, इवन देन विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों ने हमारी बात को सदन में रखा है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन पिछले साल 2 साल में मामला तो काफी वक्त से चल रहा है, काफी वक्त से आप आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, हमसे भी आपने बातचीत की। कभी सरकार के किसी प्रतिनिधि से कोई अच्छी खासी बैठक हो पाई, मीटिंग हो पाई, उसमें से कुछ निकला? जी, 18 में मैं जब रैली किया था, रामलीला मैदान में हुआ था, बहुत बड़ी रैली वो भी थी, तो हम लोगों को पीएमओ से बुलाया गया वार्ता के लिए उसी दिन सेम डे। तो हम लोग 5-7 लोग गए पीएमओ में। अब पीएमओ में आप जानते प्रधानमंत्री तो वार्ता नहीं करता, सचिव लोग, हम लोग सचिव साहब से अपनी बात रखे कि सर ऐसे मामला है और ये ओल्ड पेंशन का विषय है, लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा तो एनपीएस सरकार लागू किया। हमने कहा सर वो हमारे लोग की हिसाब से ठीक नहीं है, सोशल सिक्योरिटी हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसको आप आगे रखिए। तो पीएमओ में वार्ता के क्रम में उन्होंने इसको हमारे पत्र को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद पत्राचार हुआ, कई बार उनकी तरफ से आया, मैंने बात कही, और लगातार कहीं न कहीं हमारी बातचीत होती रहती। उसी के दरमियान में तो एनपीएस से यूपीएस पे आए। अगर संघर्ष ना होता, बातचीत तो होती, निश्चित रूप से बातें कैसे आगे बढ़ती। तो इसका मतलब संघर्ष से चीजें आगे बढ़ रही हैं, आंदोलन से चीजें आगे बढ़ रही हैं। हाँ, अब सरकार कब तक अपना वो बात नहीं वापस आती, अब तो हमको मान लेना चाहिए सरकार को, यूपीएस के बाद तो मान लेना चाहिए कि नहीं अब कर्मचारियों के स्वीकार नहीं, आप ओपीएस दे दीजिए। और ओपीएस में बिल्कुल कोई भार नहीं आएगा जितना एनपीएस में पैसा जा रहा है। जी, विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीली आपसे बातचीत यहाँ पर हुई लंबी, लेकिन और मैं ये आखिर में पूछना चाहूंगी, मंच पर अनुभव कैसा रहा आपका? नहीं, पिछली बार भी मैं आया था और मैं तो तारीफ करता हूँ कि कम से कम इसी बहाने आपके माध्यम से हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुँचती है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमको लगता है कि मीडिया काम ही है कि बीच का बनना, कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, उसको आप अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ।